Class, today our topic is electrochemistry series and electromotive force series. ठीक है, ये टॉपिक ऐसा तो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में दिए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें आता होगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली एक ऐसी सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एक टेबल की फॉर्म में आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ऑर्डर में उन्होंने बनाए हुए एक सीक्वेंस बना के अरेंज किया गया। हम इसे स्टैंडर्ड मान के हम आगे बाकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव बीन अरेंज्ड ऑन हाइड्रोजन स्केल। इसको हाइड्रोजन स्केल भी कहते हैं, वजह इसकी क्योंकि हाइड्रोजन स्केल में आपको प्रीवियसली अगर थोड़ा सा इंटर लेवल का याद हो के, जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो। ठीक है, तो एक जीरो से कंपेयर करके बाकी सबको पोटेंशियल डेवलप किया गया है और इसमें इसकी वैल्यूज को प्लेस आउट किया गया। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ है, ये जो टेबल प्लॉट किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन है। रिडक्शन मीन यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी गई हैं वो रिडक्शन के लिहाज से हैं। अगर कहीं पे आपके वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो हम उसके साइन को उल्टा देते हैं। तो ये जो सीरीज बनी हुई है बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो हमें तो पता है ना कि जो भी जिंक होता है वह कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। लेकिन अगर वो किसी ऐसी चीज के साथ अटैच होता है जिसमें आपके पास ये टेंडेंसी हो कि वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस टाइम जिंक गेन कर रहा है। तो इसलिए जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन है। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम्पल के लिए एक से दो आपने याद कर। क्लियर? अब आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैंने बात की, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे सबसे पहला लिथियम आता है। ठीक है, लिथियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? +1। अगर ये किसी तरह से चार्ज गेन करता है तो क्या हो जाता है? लिथियम बन जाता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन और लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन +1 स्टेट में होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा सपोज, तो +1 इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है -3.045 है। अब अगर आप थोड़ा सा टेबल पे देखो तो ये जो हमारा टेबल प्लॉट हुआ हुआ है इसमें हाइड्रोजन हम ऊपर की तरफ मूव जब करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा आती है। यानी जो भी चीज़ हमारे पास है वो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम सबसे टॉप पे है इस लिस्ट पे। लिथियम इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको अच्छी तरह पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रिड्यूस करना इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम कैल्शियम मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, तो लिथियम की है, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की एंड देन मैग्नीशियम की। तो रिमेंबर दैट ये जो टेबल आपके सामने प्लॉट हुआ हुआ नजर आ रहा है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो आपके पास जो पावर है रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी वो इंक्रीज करती है। अगर नीचे से ऊपर आते हुए इसकी पावर ये बढ़ती है तो इसका मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। नीचे की तरफ जब हम मूव करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है? ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त आपकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग हो जाती है। यानी इस पूरे टेबल में अगर आपसे पूछे लिथियम और फ्लोरीन में या फ्लोराइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप फौरन बोलोगे फ्लोरीन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन लिथियम। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है किसी और को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। तो आपको पता है फ्लोरीन को आटोमर स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है ना, इसके अंदर कितने मौजूद होते हैं? 7। सेवंथ ग्रुप में इसने अपने आटोमर्स को कंप्लीट करने के लिए एक उसे सिर्फ रिक्वायर्ड है, वो एक मिल गया तो इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स ये जब किसी से लेगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो खुद ग्रैब कर लेगा। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरह से प्लॉट की गई है। अगर हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर उसका बढ़ रहा है। अब ये सीरीज का हमेशा ये ऑर्डर नहीं होता। इस वक्त हमारे पास जो सीरीज सामने आपके नजर आ रही है उसमें ये ऑर्डर नजर आ रहा है। मे भी हो सकता है ये उल्टा प्लॉट किया होता, लिथियम नीचे आया होता। तो आप फौरन से याद रखो कि लिथियम की पोजीशन से भी हमें जज करना आसान होता है। अगर लिथियम का ट्रेंड ऊपर की तरफ शो किया हुआ है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर ऊपर की तरफ है। अगर फ्लोरीन को नीचे की तरफ शो किया हुआ है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो लुक है, अपीयरेंस है, वो लिथियम से ही स्टार्ट होता है। इसलिए मोस्टली इस पूरे टेबल में काफी सारी वैल्यूज को प्लॉट नहीं की हुई, चंद एक वैल्यूज दी गई हैं। तो जब हम देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ तो रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीज करता है।
ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हमने इसमें से क्या करना है, हमें कुछ इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आए हुए थे, हम वन बाय वन वो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पहली प्रॉपर्टी है कि हमें ये जज करना हो कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिड्यूस होगी, ये हम जज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। दूसरी एक चीज़ आप अपने टेबल पर देख रहे हो कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो नेगेटिव में। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ई नोड की वैल्यू यानी रिडक्शन ई नोड की वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो आपको क्या लगता है वो क्या होगा? आप फौरन बोलोगे अगर ई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है तो दैट मीन्स उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। इसके नीचे देखो, ये प्लस 0.5, ये प्लस 0.3, ये है प्लस 2.87, जीरो की निस्बत ये तो बहुत ज़्यादा है, प्लस 2 में वो भी। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्लस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसकी, जितना ज़्यादा नेगेटिव करेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसमें रिड्यूसिंग पावर है। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब इट्स सेल्फ उसने रिड्यूस नहीं होना, उसने किसी और को रिड्यूस करना है। ठीक है। तो इसकी पहली एप्लीकेशन ये है कि हम ये बता सकते हैं कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी। वी कैन इजीली डिफाइन इट। ठीक है। तो यही चीज़ लिखिए कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है रिडक्शन वैल्यूज़ का, वो ये शो करता है कि चीज़ क्या हो रही है, रिडक्शन की तरफ जा रही है। अब रिडक्शन मैंने तो वर्ड यूज़ किया था ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऐसे ही था ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अपने जेन में रखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज किसी और को करना, तो इसका मतलब इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज में जाएगा। देखो, फ्लोरीन हैज़ हायर पॉजिटिव वैल्यू सो इट हैज़ हायर टेंडेंसी टुवर्ड्स रिडक्शन, यानी ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से ये रिड्यूस बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें से देखनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो क्या हो जाता है, रिएक्शन जो है ऑपोजिट साइड पे जाता है, और आपके पास क्या होती है, उतनी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा होती है और खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए। इसका मतलब लिथियम की सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो इट शोज गुड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है। क्या रिड्यूसिंग पावर मतलब, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, इसका मतलब ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर चीज हो क्या आपके पास। तो सिर्फ चीज को याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ये पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है कि हम ये बता सकते हैं, अगर आपके पास मैं दूँ जिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, जिंक के साथ कॉपर है, अब मुझे इसमें से बताएं कि सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा। इसको जज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप देखो इस टेबल में जिंक और कॉपर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। जिंक कहाँ पे मौजूद है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जिंक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और कॉपर कहाँ पे, ये नीचे। जिंक और कॉपर में आप देखो जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ना वो ऑक्सीडाइज पहले होगा, तो कॉपर की वैल्यू तो पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉपर नहीं जाएगा लूज करने कौन जाएगा, जिंक जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें टेबल से मिलती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी दो पैरामीटर्स में, दो चीज़ों के दरमियान, उतना ज़्यादा वो अच्छा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपसे कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, द मेटल विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन कैन डिस्प्ले विद लेसर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। या पॉजिटिव, मोर नेगेटिव जिसका होगा वो डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस मतलब वो पहले निकल जाएगा। ठीक है। और जिंक और कॉपर में जिंक की वैल्यू ज़्यादा होती है, नेगेटिव कॉपर की कम होती है, इसलिए जिंक पहले भाग जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने कहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि कॉपर की वैल्यू क्या है, 0.36, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइन। ठीक है। पॉजिटिव साइन तो ये शो करती है कि इसने क्या होना है, इसने रिड्यूस होना है। ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, आपके पास यहाँ वैल्यू आ रही है जिंक की, जरा अपने नोट्स में ये जरा वैल्यू को जरा करेक्ट कर लेना कि ये जो जिंक की वैल्यू है वो 0.76 है, और आपके नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जिंक आना है। ठीक है। ऐसे ही है ना। अब मैंने कहा कि जिंक जो है, जिंक के पास ये पावर है, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा। जिंक की वैल्यू लूज करने का मतलब क्या, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, यही बनती है, ऐसी बनती है ना, क्योंकि पता है हम फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते हैं, बाकी सारी इक्वेशन को शो करते हैं।
अब इसको हमने जब भी ये जज करना हो कि कैसे कंफर्मेशन हमारे पास होगी, तो हम ये कहते हैं जो नेगेटिव वाली वो लूज कर रही। इसी तरह उसने कहा आपको कि एक और आपके पास केस है, अगर आपसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, एक ही सोल्यूशन में दो चीजें पड़ी हुई, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन हो, ये एग्जांपल है सारी, ठीक है। एक एग्जांपल आपको कॉपर और जिंक की दे दी, एक एग्जांपल आ गई क्लोरीन और ब्रोमीन की। क्लोरीन और ब्रोमीन पड़े हुए हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? तो आप सबसे पहले फिर अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाओ। क्लोरीन की वैल्यू क्या है? +136। दूसरी ब्रोमीन की क्या है? 1066। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर किसकी ज्यादा होगी, ब्रोमीन की या क्लोरीन की? कौन लूज करेगा? आप ध्यान में किसको लूज करना चाहिए? तो आप फौरन से बोलोगे कि पावर लूज करने की डिपेंडेंस किस पे आती है? जिसकी वैल्यू लेस होगी, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, ब्रोमीन की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, लेकिन ये याद रखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चीज़ पहले आती है, टॉप पे आती है, वो लूज करती है। तो ब्रोमीन यहाँ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो आप अपनी इक्वेशंस पे देखो क्या है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है, ऐसे ही है ना। और क्लोरीन क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो चाहे वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, कभी किसी केस में ये भी हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं जो चीज़ टॉप पे पड़ी हुई होगी वो इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेगी। तो ब्रोमीन ऊपर था, क्लोरीन नीचे है, इस वजह से ब्रोमीन ने लूज किया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये भी केस आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखो वैल्यूज तो इससे आ रही है ना, +136 एक +106 है, लेकिन 136 की निस्बत 106 छोटा है। तो जो छोटी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू भी तो छोटी होती है, तो जो छोटी होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगी। क्लियर? तो अगर आपके पास एक ही सोल्यूशन में क्लोरीन और ब्रोमीन डले हुए हो, तो हमेशा याद रखना है कि उनमें से जो डिस्प्लेस होगी चीज़ वो होगी जिसकी वैल्यू छोटी होगी, चाहे वो नेगेटिव के सेंस में छोटी हुई या पॉजिटिव के सेंस में आ रही हो। उसके बाद तीसरा आपके पास आता है इसमें पॉइंट कि हम किसी भी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, टोटल ईएमएफ। अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन नर्सरी क्वेश्चन लगा थी, उसमें कहा था हम ईएमएफ टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी टोटल ईएमएफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ईएमएफ बड़ा नेसेसरी होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले आप बता सकते हैं वी कैन मेजर या जज कर सकते हैं कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही है। फिर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ में आपके पास क्या पॉइंट था ये कि रिडक्शन, कौन सी चीज़ पहले ऑक्सीडाइज होगी या कौन सी चीज़ पहले एक दूसरे को डिस्प्लेस करती है। तो जो टॉप में चीज़ आती है वो डिस्प्लेस करती है अपने नीचे वाले को। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, ठीक है। उसके बाद आता है ईएमएफ निकालना। अब आपके पास एक सेल रिएक्शन लिखा हुआ है जिंक, मैंने आपको हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो राइट साइड पे चीज़ आप लेफ्ट साइड पे लिखी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जो राइट साइड पे लिखी होती है वो होती है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब हम अगर एक सेल रिएक्शन बताते हैं, पूरा एक इकट्ठा नोटेशन शो करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसका टोटल ईएमएफ बताना है। अब दो चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई, दो इलेक्ट्रोड मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रोड का कुछ और वैल्यू होगी, एक ही कुछ और होगी, लेकिन जब हमने ओवरऑल रिएक्शन बताना होता है सम करके, तो उसका मतलब होता है हम टोटल सेल का ईएमएफ बता रहे होते हैं। तो उसका फॉर्मूला था ई सेल ऊपर नॉट, ई एनोड, ई कैथोड, ठीक है। बाद आपने पुरानी पुरानी इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ था, उसमें था कि जहाँ रिडक्शन होती है उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे है, जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें इसमें नहीं है, जो आपने मैं इंटर में पढ़ा उसमें पढ़ा था, जिसमें रिडक्शन होती है उसको पहले लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर ऑक्सीडेशन वाला आता है, ठीक है। लेकिन ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो हम अभी जो हम यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं उसमें आपके पास क्या है कि ई एनोड और ई कैथोड, ठीक है। अब एनोड पे कौन सी वैल्यू आएगी, हम पहले लिखते हैं जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इस चीज़ से ये पता चल रहा है जिंक की वैल्यू बार से पहले है, उसने 2+ चार्ज गेन किया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई उसकी बेस पे। कैथोड साइड पे देखो Cu2+ है, Cu इलेक्ट्रॉन गेनिंग है, तो हमने उसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं, ठीक है। उस सीरीज में हमारे पास, क्योंकि हमें पता है वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, रिडक्शन की वैल्यूज है। ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, जिंक की वैल्यू क्या है -0.76, क्लियर। कॉपर की वैल्यू देखो क्या है 0.337। ये दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, रिडक्शन की, यानी ये टेबल किस पे प्लॉट हुआ है, रिडक्शन पे। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक रिडक्शन में तो नहीं जा रहा, जिंक तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है।
तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि ई की वैल्यू जो टेबल पे है, देखो टेबल पे जो लिखी है उसमें 2+ पहले लिखा हुआ है, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि वो रिडक्शन की है, लेकिन हमारे पास तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो फिर हम ये करते हैं कि वो टेबल रिडक्शन का प्लॉट है और हमने जब वो चीज़ प्लॉट करनी है तो हमने उसे ऑक्सीडाइज की तरफ ले जाना है। तो अगर -0.76 रिडक्शन का है तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, उसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा। प्लस अब कॉपर तो हो ही रिड्यूस रहा है और टेबल में भी रिड्यूस की वैल्यू लिखी हुई है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो टोटल ईएमएफ बताने के लिए क्या करेंगे, 0.76 को 0.34 में प्लस कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.10 वॉट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ईएमएफ के ज़रिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ज़रिए हम किसी भी सेल का ईएमएफ या टोटल एनर्जी ऑफ द सेल या टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल हम बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और इसका प्रॉपर्टी है कि हम इस किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकते हैं। फिजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताने के लिए, क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हमने स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा था कि अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसका मतलब होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ई की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका मतलब होता है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके होने के चांसेस कम हैं, अगर आप इसे करवाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी खुद देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 होती है तो हमने पढ़ा था उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, बैलेंस पॉइंट आ जाता है। ठीक है। इस चीज़ को उसने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में प्लॉट किया हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया फॉर अ सेल रिएक्शन। फ़ौरन से इस टेबल को ही प्लॉट कर दोगे तो जस्टिफाई हो सकता है, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, ये हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रो केमिकल की रिलेशनशिप थर्मोडाइनमिक्स से होता है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो और ई की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सेल रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। दोनों की वैल्यू 0 हो जाए तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर ई की वैल्यू नेगेटिव आ गई है लेकिन उस टाइम डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। आप एक चीज़ को पकड़ लो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो यही आपके रिएक्शन नीचे दोबारा से सॉल्व किया मैं। उस कैसे, क्योंकि अभी आपने ऊपर आंसर इसी इक्वेशन को कैलकुलेट करके देखा था। देखो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये भी है, जैसे पहले लिखा हुआ था वो बार वाली चीज़ से, उससे भी पता चल जाता है, इससे भी पता चल जाता है। यहाँ देखो जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, यहाँ पे क्या हो गया 2+, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, एरो के बाद लूज वाले आते हैं। अब एरो से पहले 2+ था, इसका 2+5 हो गया, इसका मतलब इसने गेन कर लिए, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। ये 0.76 टेबल से ली, अब मुझे पता है 0.76 तो रिडक्शन की वैल्यू है, उसको उसने चेंज करके क्या किया 0.76 कर दिया। हमेशा अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है और वहाँ पर टेबल की वैल्यू किसी रिडक्शन में दी गई है तो आप उसे इन्वर्ट करते हो, सिर्फ उस केस में, ऑक्सीडेशन के केस में। अगर चीज़ रिडक्शन में आपके पास भी है तो टेबल की वैल्यू रिडक्शन में ही दी गई है, उसे नहीं बदलते। तो उसका आंसर देखो क्या आता है 1.01 वॉट या 1.10 वॉट। तो आपके पास देखो इसका आंसर में पॉजिटिव आया, तो अगर ये पॉजिटिव में आंसर है जिसका मतलब